हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज हम ज्यादातर ऐसे एडिटोरियल्स और ऐसे आर्टिकल्स देखने वाले हैं जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिकॉज आज का जो न्यूज़पेपर है वो मेंस ओरिएंटेड न्यूज़पेपर है, उसमें एक दो प्रीलिम्स वाली न्यूज़ भी हैं, लेकिन बहुत सारा एनालिटिकल न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में। तो हम उस एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आज के न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें अप्रोच रखनी चाहिए एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, पहला है हाईएस्ट एनुअल स्पाइक सॉ 44,000 स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज है। इसमें कहा गया है कि अभी इंडिया में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्पाइक देखा गया है, एक बढ़ोतरी देखी गई है स्टार्टअप की संख्या में, कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं। और स्टार्टअप आए ही नहीं है, स्टार्टअप्स ने यहां पर अपनी आईपीओज भी लॉन्च करी हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स ने अपने आईपीओज क्या होते हैं? दे आर नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो बेसिकली आईपीओज वो चीज है कि जब कोई एक बिजनेस होता है, जब अपने अपने जो स्टॉक्स, अपने जो डिविडेंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उन्हें पब्लिक के लिए ओपन कर देता है, उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इसे डिटेल में और समझेंगे हम। ठीक है, पहली न्यूज ये होने वाली है जिसमें हम स्टार्टअप्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से स्टार्टअप इवॉल्व हुए। ठीक है, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या हम सोल्यूशन उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इन द रो इज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मास चैलेंज। यहां पर हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का एक प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो प्रोसेस है और उसमें अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, हम जो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट जज के रिमूवल का। इसके बाद ऑन म्यूट, ये इंडिया के ऊपर एक एडिटोरियल आया है जिसमें बेसिकली यहां पर यह कहा गया है कि इंडिया का जो साइलेंस है किस चीज पर लेकर, जो भी अभी कुछ यूएसए कर रहा है, ठीक है, उस चीज को लेकर इंडिया क्यों साइलेंट है और इंडिया की ये जो साइलेंस है ये क्या डिपिक्ट कर रही है ग्लोबल सिनेरियो में, आखिर क्या प्रेजेंट कर रही है ये चीज। ठीक है, यहां पर ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद बजट जो आने वाला है, ठीक है, जनवरी इज गोइंग ऑन, जनवरी के बाद फरवरी में बजट आ जाता है। ठीक है, बजट इज नियर ऑन द वे। तो यहां पर कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं जो बजट में इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, हालांकि ये एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे और यहां से जानेंगे कि किस तरह से सजेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब बजट आ जाएगा, जब कंक्रीट बजट हमारे सामने पेश हो जाएगा, तब हम ये चीज देखेंगे कि जो बजट है आ रहा है हमारा, वो बजट किस तरह से ओरिएंटेड रहेगा, क्या वो जो सजेशंस इसमें दिए हैं वो सजेशंस इंक्लूड होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, ईयू लीडर्स टू बी चीफ गेस्ट। ठीक है, हमारा जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है उसमें हम ईयू के लीडर्स को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट कर रहे हैं। ओके, जो यूरोपियन यूनियन है, हमने इस चीज को कल भी देखा था कि यूरोपियन यूनियन ईयू इंडिया समिट जो होने वाली है वो इंडिया में हो रही है, उसकी शुरुआत जो है ईयू डेलीगेट्स को एज अ चीफ गेस्ट जो हम अपने रिपब्लिक डे परेड में बनाने वाले हैं उससे करने जा रहे हैं। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल सेट नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, पर्यावरण से रिलेटेड है। यू कैन कनेक्टेड विद जीएस3। ठीक है, जीएस3 से रिलेटेड हो जाती है यहां पर। ठीक है, इसमें हम डीप डेल्व करेंगे, समझेंगे कि क्या सिनेरियो है और क्या चीज हो रही है यहां पर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल है हाईएस्ट एनुअल स्पाइक्स सॉ 44,000 स्टार्टअप्स एडेड लास्ट ईयर। ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया है, जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाईएस्ट एनुअल स्पाइक, हाईएस्ट एक साल में सबसे ज्यादा स्पाइक हमें देखने को मिला है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है स्टार्टअप्स में। ठीक है, पिछले वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा हमें एक स्पाइक देखने को मिली है, जिसमें 44,000 हमारे क्या हुए हैं, 44,000 स्टार्टअप जो हैं इतने ज्यादा पहुंच चुके हैं। यहां पर जो बोला गया है कि हमारा 2014 में सिर्फ 4 स्टार्टअप्स थे, इस 4 स्टार्टअप से लेकर 2025 में 44,000 तक
स्टार्टअप्स की जर्नी तय करना, ठीक है, ये हमारे इंडिया ने बहुत बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट हासिल किया है कि जहां 2014 में 2014 में 4 स्टार्टअप्स थे इंडिया में, वहां पर 2025 में किस तरह से 44,000 स्टार्टअप्स तक पहुंच गए हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस का माइलस्टोन है, ठीक है। तो यहां पर हम इसे समझते हैं अच्छी तरह से। प्राइम मिनिस्टर सेज स्टार्टअप मिशन हैज बिकम अ रिवोल्यूशन, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया मिशन। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इंडिया में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया मिशन, ठीक है। ये 2016 में इनिशिएट किया गया था, 2016 में इसकी नींव रखी गई थी, स्टार्टअप इंडिया मिशन। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप बेसिकली एक छोटा तरीके का बिजनेस होता है जो कोई भी व्यक्ति, आप या हम जैसे कोई भी कॉमन व्यक्ति अगर अपना कोई एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहता है, उस चीज को बोलते हैं स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल जैसे जोमेटो है, ठीक है, ज़ेप्टो, मीशो, ठीक है, ये जो भी साइट्स हमें आज देखने को मिल रही हैं, ये किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये स्टार्टअप्स थी, और आज भी ये स्टार्टअप्स ही हैं, ठीक है। ये किसी का एक ब्रेन चाइल्ड था, सपोज कोई एक ग्रेजुएट हुआ, इंजीनियर ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, कोई आईआईटी का व्यक्ति, वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट करी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया, उन्होंने कोई जॉब नहीं ली, उन्होंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, हम अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करेंगे। उस बिजनेस में उन्होंने एक मॉडल सोचा, ठीक है, उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया। आइडिया जनरेट किया, यहां पर देखा गया, अगर आप जाएंगे कुछ सालों पीछे, अगर आप लेट्स से 2012 से लेकर 2014 के बीच में जाएंगे, तो ये जोमेटो होम डिलीवरी जैसी जो सर्विसेज थी, ऐप वाली, जोमेटो स्विगी करना, ठीक है, ये सारी चीजें इतनी कॉमन नहीं थी ही नहीं। तो यहां पर एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आता है, सपोज इस कहानी से समझते हैं, बहुत इजीली हम समझेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है। सपोज दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये एक पर्सन है, ठीक है, एंड दिस इज एन इंजीनियर ग्रेजुएट। ये पर्टिकुलर पर्सन जो है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर आईआईटी से पढ़कर अभी हाल ही में ही ग्रेजुएट हुए हैं। अब यहां पर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, आइडिया ये आता है कि लेट्स नॉट डू जॉब, नो जॉब, स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस, कि हम अपना एक खुद का छोटा सा बिजनेस करेंगे। अब ये क्या करते हैं, इस बिजनेस के लिए एक आइडिया लेकर आते हैं, इस बिजनेस के लिए एक आइडिया लेकर आते हैं। इन्होंने सोचा कि जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, लोगों को अपने घर के कंफर्ट पर अगर वो फूड आइटम्स हम डिलीवर करवा सकें, तो क्या इस चीज का जो ग्रोथ है वो इंडिया में देखा जा सकता है। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, ही वॉज एन इंजीनियर, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसे हम जनरली ऐप बोलते हैं, ठीक है, ऐप बनाया। लेट्स से जोमेटो की ही बात ले लेते हैं, ठीक है, ये एक ऐप बनाया जिसका नाम उन्होंने रख दिया जोमेटो, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ये जोमेटो लॉन्च किया, जोमेटो लॉन्च किया, और जोमेटो लॉन्च करने के बाद इन्होंने देखा कि क्या इससे इफेक्टिव हो पा रही हैं चीजें या नहीं हो पा रही हैं। यहां पर फूड की होम डिलीवरी उन्होंने शुरू करवाई, फूड की होम डिलीवरी जो है उन्होंने शुरू करवाई, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये जो फूड होम डिलीवरी सर्विस है जोमेटो नाम की, ठीक है, या XYZ स्विगी या वट एवर इट इज, ये बहुत बड़ा सक्सेस रहा, ठीक है, ये सक्सेस रहा, और ये एक यूनिकॉर्न बन गया। क्या बन गया, यूनिकॉर्न बन गया। ये जो उनका बिजनेस आइडिया था, जो मॉडल था, बिजनेस मॉडल, वो बहुत सक्सेसफुल रहा और वो यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न मतलब, यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं, यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है जिसकी वैल्यूएशन जो होती है, इट इज अराउंड $1 बिलियन, ठीक है। इससे ज्यादा जब वैल्यूएशन हो जाती है, वैल्यूएशन मतलब मार्केट वैल्यू जो हो जाती है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है, तब कोई भी स्टार्टअप को हम एक यूनिकॉर्न कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये फूड डिलीवरी सर्विसेज की जो थी बात थी। इसके बाद जब हमारा कोविड आया, ठीक है, व्हेन कोविड हिट, जब कोविड ने हिट किया पूरी दुनिया को, तब यहां पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने जो हमारी वर्क मीटिंग्स थी या एजुकेशन थी उनको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। यहां पर फिलहाल हम इनिशियल डेज में, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब हम जूम, सबसे ज्यादा जूम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे थे फॉर मीटिंग्स, फॉर क्लासेस लेने के लिए। स्कूल्स के जो टीचर्स थे वो जूम पर क्लासेस लेते थे, ठीक है, ऑफिसेस की मीटिंग्स होती थी वो जूम पर होती थी। फिर ये धीरे धीरे गूगल मीट्स आ गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ गया,
अब यहां से इन लोगों ने ऑब्जर्व किया, कुछ कंपनीज ने, सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने देखा कि यहां से क्या हो रहा है कि लोग ऑनलाइन जो चीजें, और इनका जो था लोगों को पसंद आ रहा था, ये सक्सेसफुल हो रहे थे ये सारे मॉडल्स। तो सपोज एक कोई और पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसके दिमाग में भी एक आइडिया आया कि सपोज हम क्या शुरू करते हैं, हम लेट्स स्टार्ट वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं जिसमें हम ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए जो कि ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, और ये मॉडल वो सक्सेसफुल, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज्यादा बूम हो गया। लेट्स सपोज कोटा की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन कोटा शिफ्ट होते थे। अब कोविड के बाद क्या देखा गया, कोटा ना जाकर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो ऐसे एप्लीकेशंस को चुन रहे हैं जहां से उन्हें घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके। ये कोटा, ठीक है, ये केस स्टडीज हो चुकी हैं। कोटा में बहुत ज्यादा हमने ड्रॉप देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं। सेम एज दिल्ली, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, दे प्रेफर्ड ऑनलाइन एजुकेशन। तो यही मॉडल्स जो हैं ये सक्सेसफुल हुए और कहीं ना कहीं किसी टाइम पर ये यूनिकॉर्न बन गए। ठीक है, फूड डिलीवरी सर्विसेज, मिल्क डिलीवरी सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन, इस तरह के बहुत सारे बिजनेस मॉडल जो हैं वो इंडियन मार्केट में आ गए। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो, ठीक है, जो शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स जो लोग लेकर आते हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप्स, वो सभी स्टार्टअप के एग्जांपल हैं। तो अभी क्या देखा गया है, यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये जो हमारा मिशन था, स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016, ये एक रिवोल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है, एक तरह की क्रांति बन चुकी है। कैसे क्रांति बन चुकी है, जहां पर हमारे एक टाइम पर सिर्फ 4 स्टार्टअप्स थे, आज के टाइम पर वो 44,000 स्टार्टअप्स बन गए हैं। ठीक है, तो इट हैज बिकम अ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, एक तरह की क्रांति बन चुकी है। और विद द कंट्री बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली, हमारे यहां जो ग्लोबली थर्ड हम ऐसी कंट्री बन चुके हैं दुनिया में जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ्लरिश करती है। ठीक है, अब ये जो मिशन हमारा आया था, स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टार्ट अप इंडिया मिशन, इसमें क्या क्या चीजें हमने रखी थी। इसमें बेसिकली सपोज अगर किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पे उसका बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सके। ठीक है, बिजनेस क्या कर सके, फ्लरिश कर सके। तो उसके लिए क्या किया गया, यहां पर टैक्स एग्जाम्पशंस किया गया, टैक्स एग्जाम्पशन, कि सब कि आप अगर अपना एक स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल 3 इयर्स तक टैक्स की छूट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है, अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस शुरू करते ही प्रॉफिट नहीं बनना शुरू हो जाता, और उस केस में अगर उस व्यक्ति पर टैक्स लगा दिया जाए तो अल्टीमेटली चांसेस ये बन जाते हैं कि वो स्टार्टअप एक ना जल्दी जल्दी उस स्टार्टअप की डेथ हो जाएगी। तो उस स्टार्टअप, अर्ली डेथ ऑफ द स्टार्टअप को रोकने के लिए यहां पर टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया कि आपको 3 साल तक टैक्स मुक्त किया जाता है, टैक्स वेव किया जाता है आपका। उसके बाद जब आप प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं तब आप टैक्स के रिजीम में आ जाते हैं। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करी गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो भाई आप बिजनेस कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क नहीं करना पड़ेगा कि सपोज आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पहले इस खिड़की पे जाइए, फिर दूसरी खिड़की पे जाइए, फिर तीसरी खिड़की पे जाइए। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, यहां से हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रोविजन दिया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रोविजन दिया गया कि एक ही विंडो पर आपको सारे काम हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। यहां पर लोन की बात करी गई। ठीक है, लोन्स की बात करी गई, जो हमारे लो ईएमआईज पर लोन दिए गए, लो इंटरेस्ट पर लोन दिए गए, जीरो कॉस्ट ईएमआईज पर लोन दिए गए बिजनेस स्टार्टअप्स को। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी स्टार्टअप इंडिया मिशन में करी गई। नाउ मेक वन थिंग वेरी श्योर, इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो यहां से इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए, और एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 2016 में ये मिशन लॉन्च हुआ था और 2026 लग चुका है, 10 साल इस मिशन को हो गए हैं। यूपीएससी का एक पैटर्न है कि वो थीमेटिक, जब वो एनिवर्सरीज होती है ना, 10 ईयर एनिवर्सरी, 20 ईयर एनिवर्सरी, 30 ईयर एनिवर्सरी किसी भी स्कीम की होती है, तब उससे क्वेश्चन पूछे जाने लाजमी हो जाते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज करनी है, स्टार्टअप इंडिया मिशन है, इसे आपको एक्सप्लिसिटली कवर करना है, एक्सटेंसिवली कवर करना है, अच्छे से इसके प्रोविजंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
बाकी हम लोग इसमें और ज़्यादा डीप डेल्व करेंगे इन वन सेपरेट वीडियो, जिसमें हम स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से स्कीम्स जो होती हैं। तो यहाँ से आप सभी को समझ में आया होगा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन क्या था, इसके कोर फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो नियरली 44,000 स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर किए गए हैं 2025 में। 2025 में कितने 44,000 स्टार्टअप जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं इंडिया में। जनवरी 16 जनवरी 2016 को ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया था। अब उसकी 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, ठीक है। बिगेस्ट जंप देखने को मिला है, यहां पर यूनिकॉर्न्स बने हैं, उन्होंने अपने आईपीओस तक लॉन्च किए हैं। आईपीओस क्या होते हैं ये समझते हैं हम। यहां पर सपोज ये एक वेंचर है, वेंचर मतलब बिजनेस है, क्या है, बिजनेस। ये एक स्टार्टअप है, अब इसने एक सफिशिएंट अमाउंट का एक प्रॉफिट बना लिया, इसने एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया। अब ये प्रॉफिट कर पा रहे हैं, सपोज इस स्टार्टअप को शुरू हुए 6-7 साल हो गए, अब यहां से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये लोग बना पा रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि जो हमारे स्टॉक्स होते हैं हम इन्हें पब्लिक कर दें, स्टॉक्स को क्या कर दें, पब्लिक के लिए खोल दें, कि पब्लिक अब हमारे शेयर्स खरीद सके, हमारी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो पब्लिक खरीद सके, शेयर्स को पब्लिक खरीद सके। इसी पहली बार जब हम पब्लिक के लिए अपने शेयर्स ओपन करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हुए जिन्होंने आईपीओज लॉन्च किए, ये स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मोर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप YouTube चलाते हैं, YouTube पर आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। अब जो पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं, उन पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट भी तो एक तरह का स्टार्टअप है। अब सपोज एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोई अपना पॉडकास्ट रन करता है, YouTube चैनल रन करता है, उसे जरूरत होती है एक एडिटर की, एक एनिमेशन वाले एक व्यक्ति की जरूरत होती है, एक साउंड सिस्टम, एक टेक्निकल टीम की जरूरत होती है। नाउ दैट पर्सन इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद अ पॉडकास्ट, वो व्यक्ति एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है। उसने जॉब्स दी एनिमेशन वाले लोगों को, उन्होंने जॉब दी एडिटर्स को, उन्होंने जॉब दी साउंड वाले लोगों को, उन्होंने जॉब्स दी टेक्निकल फील्ड वाले लोगों को, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स को जॉब दी। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो भी जनरेट होती हैं। तो इसलिए ये जो स्टार्टअप मिशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि दे आर जनरेटिंग जॉब्स इन इंडिया, इंडिया में जॉब्स को जनरेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा स्टार्टअप इंडिया मिशन है, इट इज इन अलाइनमेंट विद द आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा विजन है वो उसके साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमने देखी, यहां पर ये चीज बात कही गई है, लेकिन दिक्कत क्या है, देयर आर फ्यू चैलेंजेस, यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं स्टार्टअप्स को लेकर, ठीक है। उन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। बिकॉज वी नो कोई चीज दुनिया में आइडल नहीं होती, ऐसी चीज नहीं होती है कि पूरी 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 चीज सक्सेसफुल हो जाए। तो सक्सेसफुल उसके बीच में अब अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आती है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है फंडिंग का चैलेंज, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हमारा फंडिंग सबसे बड़ा इशू होता है फाइनेंसेस की। ज्यादातर जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की अगर हम बात करें, तो टीयर 1 में फिर भी हम समझ में आता है, टीयर 1 सिटीज में ऐसे कुछ यूथ होंगे, युवा होंगे जिनके पास इनिशियल ऐसा पैसा है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम वहीं पर बात करें टीयर 2 या टीयर 3 सिटी की, छोटे शहरों की बात करें, तो वहां के युवाओं के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो क्या कर सके, फंडिंग कर सके। इसलिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। ये स्कीम्स भी आपको याद कर लेनी है। अब यहां पर फंडिंग की जरूरत थी, तो यहां पर हमने सरकार ने क्या किया, सीड फंड स्कीम। सीड फंड से आप नाम से समझ रहे होंगे, बीज। अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस का जो बीज हम डाल रहे हैं उतना आपको फंड हम दे सकते हैं। तो ये फंडिंग से रिलेटेड एक चैलेंज था, जिसके लिए सरकार क्या है, ये साथ ही साथ आप पढ़ रहे हैं। आप चैलेंज पढ़ा, आपने चैलेंज के साथ क्या पढ़ा, उसका सोल्यूशन भी पढ़ लिया, ठीक है। चैलेंज हुआ, चैलेंज के साथ हमने सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया कि क्या इसका सोल्यूशन है। दूसरा चैलेंज है ग्रोथ का चैलेंज। ग्रोथ का चैलेंज क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि यहां पर जो स्टार्टअप के ओनर्स होते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज विद द एथिक्स, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दे फोकस ऑन मनी मेकिंग। किस पर फोकस करने लग जाते हैं, मनी मेकिंग पर, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। अल्टीमेटली जो उनका गोल होता है, सपोज ऑनलाइन एजुकेशन का हमने कोई प्लेटफॉर्म ओपन किया, अब हमें इनिशियल कुछ सालों तक
5-6 सालों तक फोकस हमें ये करना है कि जो हमारा काम है हमें उस पर फोकस करना है, हम किस तरह से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकें। अगर हम एजुकेशन की फील्ड में हैं तो किस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक जाए, अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स तक जाए, हम एक स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड हो। मनी मेकिंग तो फिर अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स ने क्या किया, दे फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग, वो पैसे बनाने पर ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ देयर एथिक्स। तो यहां से क्या हुआ, स्टार्टअप की जो है डेथ हो गई, स्टार्टअप डेथ, अर्ली डेथ्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है स्टार्टअप डेथ, ठीक है। यहां से क्या होता है, जो भी स्टार्टअप शुरू हुआ है वो फुलफिल नहीं हो पाता, 4 से 5 साल में वो स्टार्टअप जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसको भी हमें बचाकर रखनी। कुछ तरह के 2-3 ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रुकावट आते हैं जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं। दूसरा, अगर हम और चीजों के बारे में सोचें कि स्टार्टअप में और क्या चैलेंजेस आ सकता है, अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, फंडिंग, ठीक है, ग्रोथ की इशू आ सकता है। तीसरा है गाइडेंस, लोगों के पास गाइडेंस नहीं होती किस तरह से एक बिजनेस को रन किया जा सके, ठीक है। इसी के लिए स्किल इंडिया मिशंस, ठीक है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फाइनेंसेस को ईज करने के लिए यूपीआई, आधार, ये सारी चीजें सरकार ने मुहैया कराई, ओपन स्टैक कर दिया कि आप यूपीआई, आधार, डिजिटल इंडिया, जो भी हमारे कोडिंग के प्रोग्राम्स हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। यहां पर तो ये हमारा जो पूरा आर्टिकल है वो इसी चीज को बता रहा है, किस तरह से यहां पर, अगर आप इमेज के नीचे वाली चीज भी देखेंगे, नरेंद्र मोदी विजिटिंग एन एग्जीबिशन ड्यूरिंग एन इवेंट मेकिंग अ डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया। 1 दशक हो चुका है स्टार्टअप इंडिया मिशन को, वहां पर एक मीटिंग हुई, ठीक है, एग्जीबिशन हुई, वहां पर ये स्टेटमेंट जो आया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुके हैं। यहां से जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रगतिवान हो रहा है, प्रगतिशील है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सेज एससी रिजेक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट जस्टिस वर्मास चैलेंज टू फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमिटी, ठीक है। क्या है कहानी, अच्छे से समझते हैं, डिटेल्स जानते हैं। बेसिकली कहानी शुरू हुई लास्ट ईयर 2025 के मार्च में, ठीक है। 2025 के मार्च में एक कहानी शुरू होती है, और कहानी क्या है, यहां पर आप जस्टिस यशवंत वर्मा जी की तस्वीर देख रहे होंगे। तो जस्टिस यशवंत वर्मा, ये जस्टिस साहब हैं, जज हैं। यहां पर क्या होता है, रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके घर पर जले हुए नोट मिलते हैं, बर्न्ड मनी मिलता है, बर्न्ड करेंसी मिलती है हमारे देश की, ठीक है, बर्न्ड करेंसी मिलती है। अब यहां पर फिर मांग उठाई जाती है कि इनको अब रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ द पार्लियामेंट आस्क्स फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। आई मेड अ मिस्टेक, नॉट रिटायर्ड, ओके, रिटायर्ड नहीं है, ठीक है। यहां से इनके रिमूवल की बात करी जाती है। जो जस्टिस वर्मा हैं उन्होंने क्या किया, उनके यहां पर बर्न्ड करेंसी मिली, ऐसी करेंसी मिली जो कि जली हुई थी, यहां पर उनको रिमूवल की बात करी जाती है, रिमूवल ऑफ द जज। याद रखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंपीचमेंट शब्द नहीं मेंशन किया गया है, उसमें कौन सा शब्द मेंशन किया गया है, रिमूवल ऑफ द जज, की जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। 2 ग्राउंड्स बताए हैं पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जज रिमूवल के प्रोसेस में। अगर हम जज रिमूवल की बात करें तो यहां पर 2 ग्राउंड्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि अगर जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये कुछ टर्म्स बताए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इन ग्राउंड्स पर किसी भी जज को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो जज के रिमूवल का प्रोसेस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, इसलिए जो पार्लियामेंट है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट लेकर आती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। 2 ग्राउंड्स कौन से हैं जिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है रिमूवल के लिए, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, या तो मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। इसके बाद पार्लियामेंट को पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है कि रिमूवल का प्रोसेस कैसा होगा। उसके लिए पार्लियामेंट ने पास किया था जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट में कहा गया था कि किसी भी जज को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। लेकिन
इस कमिटी को बिठाने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक मोशन एक्सेप्ट करवाना है, एक रेजोल्यूशन देना है, जिसमें लोकसभा में अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 50 मेंबर्स के साइन चाहिए। और स्पीकर को या चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, इस प्रस्ताव को या तो वो जो स्पीकर हैं और या चेयरमैन साहब है वो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है फिर यहां से इंक्वायरी कमिटी बैठती है। ठीक है, अब यहां इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ ये कि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी का प्रस्ताव था वो दोनों हाउसेज में आ गया, लोकसभा में भी आया और राज्यसभा में भी आया। अब यहां पर जो कमेटी बननी थी वो दोनों लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के अप्रूवल के द्वारा बननी थी। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत हो गई, राज्यसभा में उस वक्त के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ जी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, रेजिग्नेशन दे दिया अपना। तो यहां पर क्या हुआ, जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उन्होंने कुर्सी संभाल ली। ठीक है, यहां पर डेप्यूटी चेयरमैन थे। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठाया जस्टिस वर्मा की तरफ से कि क्या डेप्यूटी चेयरमैन को अधिकार है वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके फंक्शंस को निभाने का, क्या डेप्यूटी चेयरमैन को अधिकार है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो डेप्यूटी चेयरमैन का जो डिसीजन था एक्सेप्ट करने का, ये इन्फ्लुएंस था चीफ सेक्रेटरी के। ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी थे राज्यसभा के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है, तो यहां पर यह बात भी कही गई है कि जो ऑफिसर है उसके बेसिस पर किस तरह से एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरह क्यों डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पर यह मामला जो है अटका रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो है हमारे पास कि हम फॉलो करें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर हम फॉलो करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों रूल ऑफ लॉ के पार्ट हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से डील करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें कि भाई जो रूल है उसको फॉलो करें और जो इंपीचमेंट का प्रस्ताव है उसे खारिज कर दे। होगा क्या इससे, इससे यह होगा कि पार्लियामेंट को कार्यवाही जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट विल कम टू जीरो। दोबारा से भाई प्रस्ताव 100 एमपी से साइन कराओ लोकसभा में, 50 एमपी से साइन कराओ राज्यसभा में, दोबारा से स्टार्टिंग करो। ठीक है, जबकि जो इंक्वायरी कमेटी है वो मान चुकी है कि हां जस्टिस वर्मा गिल्टी हैं। ठीक है, या फिर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें कि जो रूल लिखा हुआ है उसे फॉलो ना करते हुए एविडेंस पे काम करें कि भाई अगर इस तरह की जो घटना हुई है वो अगर जज ने करी है तो जनता के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि पावर किसी के पास भी हो, पावर लेकिन उस पावर का मिसयूज नहीं किया जा सकता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमारा जो रूल है, ठीक है, वो गवर्न करता है। यहां पर न्याय जस्टिस की बात करी यहां पर कि अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम यहां जस्टिस का एक एग्जांपल सेट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे कि दोबारा से पार्लियामेंट जीरो पर आ जाए और दोबारा से उसे ये पूरा प्रोसेस दोहराना पड़े, इसलिए हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे और यहां पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे अपनी टेक्स्ट बुक में कि नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार इन द इंडियन हिस्ट्री। अब ये लाइन चेंज हो सकती है, पोटेंशियली यहां पर जज का रिमूवल हो जाए। ठीक है, नो जज हैज बीन रिमूव्ड सो फार से द फर्स्ट जज टू बी रिमूव्ड यहां पर हो सकता है। ठीक है, ये हमने पूरी स्टोरी जानी क्या थी और जजेस को हटाने का क्या प्रस्ताव है यहां पर। ठीक है, ये हमने देखा। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। होप आपको समझ में आया हो। यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग ये इस चीज को समझे कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है, उसे प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और यहां से एक पोटेंशियल क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द एडिटोरियल पोर्शन ऑन म्यूट, साइलेंस पर बात करी गई है। पहली चीज देखें अगर हम, इंडियाज इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय असर्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पूरी कहानी क्या है ये चीज समझते हैं हम। यहां कही गई है कि जो नया साल शुरुआत हुआ
उससे बहुत कम चेंज आया, लिटिल चेंज आया पूरे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल में, ठीक है, जो भी अभी दुनिया में चल रहा है, जियोपॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा। ठीक है, कल क्या हुआ, जो 2025 का नोबेल पीस प्राइज था, जो कि वेनेजुएला के जो अभी इंटरिम वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेसिडेंट बन गई हैं, ठीक है, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, उन्होंने ऑफिशियली वो पीस प्राइज फ्रेम करवाकर यूएसए के प्रेसिडेंट जी को, मिस्टर ट्रंप को डेडिकेट कर दिया, उन्हें दे दिया कि ये जो नोबेल पीस प्राइज जो मुझे मिला है, मैं इसकी अधिकारी नहीं हूं, ये अधिकार आपका है ट्रंप साहब, आपकी लीडरशिप इतनी महान है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर अल्टीमेटली जो नोबेल कमिटी है उसने ये सर्कुलर जारी कर चुकी है बहुत बार कि आप अपना नोबेल प्राइज जो है किसी को नहीं दे सकते हैं। इंस्टेड ये नोबेल कमेटी के द्वारा कहे जाने के बावजूद भी, ऑफिशियल लिखित तौर पर कहे जाने के बावजूद भी, यहां पर क्या होता है, ट्रंप जी को क्या किया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाता है। ठीक है, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई है, वेनेजुएला पे एक्शन, उसके बाद साउथ अमेरिका से के और देशों पर जो भी उन्होंने बयान दिए, उसके बाद ग्रीनलैंड को हथियाने की बात करी गई, 500% तक टैरिफ लगाने की बात करी गई। इन सबसे क्या हो रहा है, यहां पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की ऐसी पोस्ट भी आ रही हैं जिससे लोग जो है पूरे दुनिया में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। अब यहां पर इंडिया का कंसर्न क्या है, अगर हम इस चीज को समझें, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए क्या करता है भाई, यूएसए वेनेजुएला पे घुस जाता है। वेनेजुएला किसी सोवरेन कंट्री के अंदर घुसकर वहां के हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट कर लेना अलोंग विद हिज वाइफ, और उन्हें अपने प्रिजन में डाल देना, वहां की इंटरिम गवर्नमेंट को, एक सोवरेन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर देना। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो यूएसए ने किया। इसके बाद यहां पर क्यूबा और कोलंबिया को लेकर भी बयान सामने आया कि इन्हें भी धमकी दी गई। ग्रीनलैंड, डेनमार्क को धमकी दी गई यहां पर। इसके बाद ईरान के प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करना, और यहां पर सीरिया पर हमला कर देना। कितना कुछ हुआ इस थोड़े से समय में यूएसए के द्वारा। अब इस पूरे बैकग्राउंड, और इसके अलावा टैरिफ्स, रशिया इज ऑल्सो देयर। इस इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या होता है, इंडिया साइलेंस, इंडिया शांत है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अभी सिर्फ एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी जारी करी गई है कि जो भी लोग ईरान में, इजराइल में फंसे हुए हैं, हम उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। एडवाइजरी जारी करी है कि आप लोग ईरान और इजराइल जाने से बचें। एडवाइजरी जारी करी है कि हम भाई दुख व्यक्त करते हैं वेनेजुएला की तरफ। लेकिन यहां पर कहीं भी इंडिया ने यूएसए को क्रिटिसाइज नहीं किया है, नो क्रिटिसिज्म। ऐसा पूरा इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया की तरफ से किसी भी तरह का कोई क्रिटिसिज्म यहां पर नहीं आया है सामने। अब यहां पर कहा जा रहा है इंडिया के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया जो है अपने, क्या इंटरेस्ट है इंडिया का, इंडिया के जो ट्रेड टॉक्स हैं यूएसए के साथ, इन पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या ग्लोबल तौर पर, ग्लोबली हम एक अच्छी इमेज सेट कर रहे हैं? क्या हम ग्लोबली एक अच्छी इमेज सेट कर रहे हैं? यहां पर यह प्रश्न उठता है। यहां पर लेट्स से सपोज ईरान, जिस देश के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, ठीक है, रशिया, जिस देश के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, क्यूबा, कोलंबिया, जिन देशों के साथ हम खड़े रहते हैं, ऐसे देशों के साथ गलत होता हुआ देखते हुए भी हम अगर उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर प्रश्न उठता है कि अगर इन फ्यूचर इंडिया पर कोई भी दिक्कत आती है तो क्या ये देश इंडिया का सपोर्ट करेंगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एडिटोरियल में कि क्या ग्लोबली हम उन लोगों को सपोर्ट ना देकर इंडिया के खिलाफ एक ऐसी इमेज सेट कर रहे हैं कि जब ये देश सोचें अगर बाई चांस इंडिया में कोई उथल पुथल वाली सिचुएशन होती है तो वहां पर ईरान, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देश क्यों सामने आएंगे, क्यों मदद के लिए आएंगे? ठीक है, तो इंडिया अपने ट्रेड टॉक्स को बचाने के लिए अभी फिलहाल ये स्टेप्स ले रहा है। ये एक एडिटोरियल था, बायस्ड एडिटोरियल है। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो फैक्ट्स की बात करी गई है वो बात करी है ब्रिक्स समिट की। ठीक है, हमने कहा कि ब्रिक्स
का मेंबर है ईरान, ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और ब्रिक्स को हमने इनवाइट किया कि हम ब्रिक्स जो के पार्ट बन जाए ईरान, ठीक है। उसके बावजूद भी हम सेम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी हम ईरान की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां पर यह चीज बात करी गई। पैक्स सिलिका में इंडिया को ऐड नहीं किया गया, लेकिन यहां पर इंडिया का एक कंसर्न है कि पैक्स सिलिका अगर इंडिया कहेगा कुछ इन द क्रिटिसिज्म ऑफ यूएसए, तो यहां पर हो सकता है कि हमें पैक्स सिलिका में ऐड ऑन किया ही ना जाए, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो बहुत उसको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उसी के से बचने के लिए हमारे फ्यूचरिस्टिक टाइज के लिए हम इंडिया जो है अभी कोई भी ऑप्शन नहीं ले रहा है। लेकिन आपने यहां एक चीज नोटिस करी होगी, ये पूरा आर्टिकल जो है वन वे है, एक बायस्ड तरीके से है, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म किया गया है कि क्यों इंडिया जो है अपना स्टैंड नहीं ले रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन आपको इस तरह से जो बायस्ड आंसर्स हैं, एक तरह झुके हुए आंसर, वो नहीं लिखने हैं अपने आंसर्स में। जब आप एक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का आंसर लिखेंगे तब उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखेंगे और उसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखेंगे, ठीक है। यहां से ये आर्टिकल से आप एक सबक लीजिए कि कुछ भी हो जाए, वन वे आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसा भी नहीं है कि अगर इंडिया यूएसए के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, आप सिर्फ पॉजिटिव 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 लिखते आ रहे हैं, नहीं, या सिर्फ नेगेटिव 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 लिखा जा रहा है। नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दिस विल नॉट फेच यू मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं। अगर आपने 5 पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं तो 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने होंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल, ठीक है। ये था पूरा जो सिनेरियो हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यस, बजट आने वाला है, ठीक है। 2026-27 का बजट आया है और यहां पर इस आर्टिकल में बात करी गई है कि किस तरह से जो बजट है उससे आशा रखी जा रही है कि जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो बना रहेगा, ग्रोथ जो होगी वो अच्छी तरह से होगी। अब यहां पर मैंने आज एक बहुत अच्छी चीज सीखी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। एक तो तरीका है जो हम नॉर्मल जिस तरह से हम एडिटोरियल का एनालिसिस करते आ रहे हैं, अगर आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं तो यहां पर जैसे आपने हेडिंग पढ़ी, बजट 2026-27 मस्ट कीप द ग्रोथ मोमेंटम। अब यहां से आपने अपने माइंड में एनालिसिस किया और आपने समझा कि बजट आने वाला है और यहां पर उसे कनेक्ट किया जा रहा है कि जो अभी तक ग्रोथ की बात करी जा रही है, जो भी हमारे विगत वर्षों में जो भी बजट पेश हुए, उसी तरह का ग्रोथ मोमेंटम हमें इस बजट में भी मेन चला के रखना है। अब यहां पर आइए, ठीक है, ये एक तरह की शॉर्ट समरी दी गई है। अब इस शॉर्ट समरी में हम इसे एक बार पढ़ते हैं। द स्टेप्स मस्ट इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक लीवर्स ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ के पहिए हैं डोमेस्टिक ग्रोथ के, उन्हें हमें स्ट्रेंथन करना है। तो पहली जो चीज हो गई यहां पे क्या हुई, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक ग्रोथ, ठीक है, पिलर्स बोल लीजिए, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा देखें, पॉलिसी सर्टेनिटी। यहां पर दूसरी बात करी गई कि हमें पॉलिसी पर काम करना है, पॉलिसी सर्टेनिटी पर बात करना है। सॉर्टिंग आउट स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जो हैं, जो भी कमियां हैं, उन्हें हम कमियों को दूर करना है। अब ये हमने 3 पॉइंट समरी से निकाले। अब जो भी इस पूरे आर्टिकल में लिखा होगा वो इन्हीं का एक्सपेंशन होगा। इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट होंगे, इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट होंगे, इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट होंगे। यही होता है पूरा एडिटोरियल और इसी तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है पूरे एडिटोरियल में। यहां पर कुछ बात करी गई है। यहां पर कहा गया है कि 2025 जो है वो ऐसा साल रहा जो कि अपने रिफॉर्म्स के लिए देखा जाएगा नेशनल मिशंस में, ठीक है। 2025 में हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए, देश की हित में, देश के वेलफेयर में बहुत सारे ऐसे हमने रिफॉर्म्स किए। इंस्टेड कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए जिससे हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, उसके बावजूद भी इंडिया जो है रुका नहीं और उसने बहुत सारी रिफॉर्म ली। अब यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड द वे फॉरवर्ड। आप यहां से नोटिस कीजिए, इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ इस तरह से लिखकर पूरा एक जो एडिटोरियल है उसे पेश किया है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू द फोकस ऑन डिफेंस, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, जो पहली बात करी यहां पर फर्स्ट पिलर की इन्होंने बात करी, इन्होंने बात करी डिफेंस इन्वेस्टमेंट पर कि भाई हमें अपना जो डिफेंस का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल जो इन्होंने कहा है डीआरडीओ, डीआरडीओ में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। डेटा दिया है, डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये
ऑफिशियल डेटा हम नहीं है, ठीक है। डिफेंस आउटलेट वैसे है ऑफिशियल, लेकिन हम ये डेटा कोट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करी गई है कि हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में बनाने चाहिए। दूसरी बात यहां पर करी गई है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए हमें दरवाजे खोल देने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पिलर अगर हम देखें, सेकंड पिलर, तो सेकंड पिलर में कही गई है प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेशन, कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन की बात करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तीसरा जो पॉइंट है वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। ये हम देखते आ रहे हैं, कल भी हमने देखा था किस तरह से इंडिया जो है क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, और इसमें हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाना होगा। इसके बाद फोर्थ की बात करें, एक्सपोर्ट्स नीड सिग्निफिकेंट पॉलिसी थ्रस्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट पर बात होनी चाहिए जो आने वाला बजट है, फोर्थ पिलर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करी गई है। अब आप यहां से देख रहे हैं उन्होंने सजेशन दिए हैं, ये जो ऑथर हैं, ठीक है, ये फिक्की से रिलेटेड के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। उन्होंने यहां पर ये अपने सजेशन दिए हैं कि किस किस पॉइंट्स में, किस किस फील्ड में अब इस बजट में बात होनी चाहिए। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो ये 4 पॉइंट्स हैं अभी, और हम पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज का एक फोटो ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक में इन्हें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बात कही कि भाई डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करो, डीआरडीओ में इन्वेस्टमेंट करो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाओ उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेशन खोल दो, ठीक है। क्लीन एनर्जी में और इन्वेस्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम देखें आगे फोर्थ पिलर तक। फिफ्थ की अगर हम बात करें, इंडिया हैज इमर्ज वर्ल्ड लीडिंग हब फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ठीक है। फिफ्थ में इन्होंने बात करी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाओ भाई इंडिया को, फिफ्थ पिलर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाओ। इसके बाद हम देखें सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ है ड्रोन एडॉप्शन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सिक्स्थ पिलर इन्होंने कहा ड्रोन से लेकर, ड्रोन एंड कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट, इसकी बात करी गई। और आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट्स, सिक्स हो गया। सेवेंथ की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कि भाई जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें लेकर आइए आप लोग, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं। सेवेंथ पिलर इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ देखते हैं। एट्थ की अगर हम बात करें, एट्थ लिखा है डिस्प्यूट पेंडेंसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। डिस्प्यूट पेंडेंसी, इस चीज को प्रायोरिटाइज कीजिए। इसके बाद नाइन्थ में बात करी गई है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज बी एस्टैब्लिश्ड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, एईओ की बात करी गई है यहां पर, ठीक है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। फिर हम बात करें टेंथ की, तो टेंथ में बात करी गई है कस्टम अफेयर से रिलेटेड रिफॉर्म्स चाहिए हमें, कस्टम रिलेटेड रिफॉर्म्स, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एडिटोरियल को ब्रेक किया, इसी तरह से आपका मेंस आंसर भी होना चाहिए कि वो ब्रेक किया जा सके कुछ पॉइंटर्स में। दिस आर्टिकल एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है, लेकिन यहां से आपको ये चीज सीखनी है कि एक आर्टिकल जो होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगेन ये मोर और लेस यहां पर एक बायस्ड आर्टिकल है, ठीक है, ऐसा क्योंकि यहां पर पूरे में डिफेंस, इकोनॉमी, इसी तरह की बात करी गई है। यहां पर फार्मिंग से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई हैं। जो हमारा बजट आएगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है। जब बजट आएगा तब बजट में क्या क्या हुआ वो हमारे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन यहां से आपको क्या सीखना है, किस तरह से एक आंसर लिखा जाता है, ठीक है।
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बायस्ड हो सकता है आंसर, लेकिन एज सच ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आपको सीखना है यहां से, ठीक है, और किस तरह से न्यूज़पेपर आपको अप्रोच करना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए, वो यहां से आप सीख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल है ईयू लीडर्स टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे फंक्शन। हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो नजदीक है, और यहां पर जो ईयू के लीडर्स हैं उन्हें हम चीफ गेस्ट के तरीके से बुला रहे हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, ईयू इंडिया समिट होने जा रही है, ईयू इंडिया समिट होने जा रही है। इसमें हमने क्या किया है, यहां पर ईयू के जो लीडर्स हैं उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होने वाला है उस चीज का हम देख ले रहे हैं। मेंस में यूपीएससी में बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर जो हमारा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, पहला पॉइंटर जो आप यहां से निकालेंगे 77th रिपब्लिक डे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहां पर, तो इसका जो थीम है वो थीम है वंदे मातरम, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। ये थीम्स हैं जो वनडे एग्जाम्स में या किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछी जा सकती है। यहां पर एक मूव ली गई है कि वीआईपी कल्चर जो है उसे एंड कर दिया जाएगा सिंबॉलिकली। क्या होता था कि सपोज ये हमारा कर्तव्य पथ है जहां से परेड निकलती है, झांकियां निकलती हैं, टेबल, यहां पर क्या होता है, कुछ बैठने की जगहें बनी होती हैं, ठीक है, एनक्लोजर्स बने होते हैं। यहां पर पहले होता था वीआईपी लॉन्च, ठीक है, वीआईपी एनक्लोजर इस तरह से। अब यहां पर इस चीज को हटाकर बोला गया है कि अब हम इन जो लॉन्च वीआईपी एनक्लोजर्स होते हैं इनके नाम नदियों के नाम पर रखेंगे, रिवर्स के नाम पर रखे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एनक्लोजर का नाम रख सकते हैं हम यमुना, इस एनक्लोजर का नाम हमने रख दिया अलकनंदा। ये यहां पर चेंज हम एक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वीआईपी कल्चर यहां पर रिवर्स के नाम पर जो है इंडिया उन्हें नाम रखेगा, और ऐसा ही सेम रिट्रीटिंग सेरेमनी में भी फॉलो किया जाएगा। इसमें इसके अलावा काफी सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार होने वाली भैरव बटालियन, ठीक है, भैरव बटालियन, ड्रोन शक्ति, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो राफेल है, सुखोई 30, P-81, ये सारी चीजें लेंगी। यहाँ पर भैरव कॉन्टिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा जो लद्दाख के स्काउट्स हैं, एनिमल कॉन्टिजेंट्स हैं, जस्कार, ठीक है, बैक्टीरियन कैमल्स, डॉग्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं जो हमारे डिफेंस में सहायता करते हैं, उनको भी इस परेड में शामिल किया जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ जो समिट होने वाली है, ईयू के साथ जो टॉक्स होने वाली हैं, उसके चलते हमारे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्हें हमने रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्सपर्ट पैनल सेट नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन सेंचुरीज। यहां से क्या चीज आपको याद रखनी है, यहां पर सबसे पहले एक साइट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज में है, ठीक है। बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये, तो ये है गुजरात, राजस्थान के बॉर्डर पर है, माउंट आबू से लगा हुआ है यहां पर। अब यहां पर हुआ क्या है, इस सेंचुरी के अंदर एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है, और हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स हैं वो कहते हैं किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है इन एरियाज में, इन सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में नहीं हो सकता। लेकिन ये मंदिर इस एक्ट के आने से पहले ही बन चुका था, ठीक है। ये एक्ट मंदिर जो है वो पुराना है, और ये जो नियम आए हैं ये नए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें जो आर्टिकल में कहा गया है, यहां जो गाइडलाइंस आई हैं एक्सपर्ट पैनल की, उसमें कहा गया है 1980 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसे एनक्रोचमेंट माना जाएगा, और उससे पहले की चीजों को एनक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर 1980 से पहले कोई चीज बनी हुई है, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बना हुआ है किसी भी रिवर फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर कुछ बना है तो उसे एक अतिक्रमण की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसे हम ध्वस्त भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से सिर्फ आपको ये चीजें जाननी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1980 से पहले वाले जो हैं उन्हें नहीं किया जाएगा, उसके बाद वालों को हम एनक्रोचमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये चीज यहां से होप आई थिंक क्लियर हुई होगी।
तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आप सभी को चीजें सीखने को मिली हो, समझ में आई हो, आपने सीखा हो किस तरह से हमें एक न्यूज़पेपर को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, और हमें समझना किस तरह से हमें एक न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ब्रेक डाउन करना है आर्टिकल्स को। ये सारी चीजें आज हमने सीखी। होप आप सभी को समझ में आई हो। अब हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे। तब तक आपको जो भी इस हफ्ते में आपने पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न इन दिस वीक। इस वीक में जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और फ्रेश होकर, फ्रेश माइंड के साथ, एक एनर्जी के साथ मंडे को मिलते हैं नए आर्टिकल्स के साथ, नए एडिटोरियल्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।